टुडे वी विल स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। उससे पहले वी शुड नो अबाउट लाइफ। लाइफ क्या है? एक्चुअल में लाइफ मीन्स हेयर हु कैन लिव, डाई, इवन बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। दैट मीन्स जो जिंदा रहता है, मर जाता है और फिर से इसी जीवन में दोबारा से इसका हिस्सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं लाइफ। एंड ओनली अर्थ is a planet which has life. All the planets and animals are on the earth which have life. We call them, they are living, they are alive. कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम नॉन लिविंग से डिफरेंट करते हैं, जैसे कि लिविंग के अंदर मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है। थर्ड पॉइंट इज दे नीड फूड। फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्रीट, जो वो खाते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, उसको वो बाहर भी निकालते हैं। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। वो सिक्स पॉइंट रिप्रोड्यूस मीन्स बेबी को बोर्न करना। इन सब में सबसे पहला पॉइंट आता है मूवमेंट। हम सभी को पता है यदि हमें लाइव और नॉट अलाइव इनमें डिफरेंस करना है तो हम मूवमेंट के बेस पर ही कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन मूव, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे कांट मूव। अब यदि हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट यदि हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, बट प्लांट्स की जो मूवमेंट्स है वो हम सिर्फ उनके शूट के थ्रू, रूट के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, लीव्स के थ्रू देख सकते हैं। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं करते हैं, उनके ग्रोथ में मूवमेंट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्लो मूवमेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व देम, इसीलिए ये मैंने वर्ड यूज किया है। यदि हम लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग बीइंग्स की बात करें, तो हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था। दैट इज मेड अप ऑफ सेल। सेल जो होती है वो इनकी बेसिक यूनिट होती है। मैनी सेल फॉर्म्स टिश्यूज, मैनी टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जब ये पूरा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है ऑन द राइट प्लेस तो हम कहते हैं पूरा लिविंग बॉडी हमने क्रिएट कर दी है। इसी तरह से मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, देन वी विल कैन सी दैट द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग किस तरह से वो डेवलप हुआ है। देखो, जब ये इस तरह की बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो एक टिश्यू बनता है। जब इसी तरह के बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जब ये राइट प्लेस पर होता है, अपनी अपनी पोजीशन ये लेते हैं और साथ साथ काम करते हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिज्म, इंसान डेवलप होता है। तो अभी तक हमने बताया कि लाइफ क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस क्या है, जिससे रिलेटेड हमारा चैप्टर है। फिर डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसके जितने भी सभी ऑर्गन्स हैं या सभी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक साथ फंक्शंस परफॉर्म करें, वो सभी एक साथ काम करें, तो हम उसको कहेंगे दिस इज लाइफ प्रोसेसेस। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम कूद रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग विच वी आर डूइंग, हमारी लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू चलनी चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा?
वो ऐसे होगा जब हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सभी एक साथ मिलजुल कर किसी काम को परफॉर्म करें। हमारी लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए सभी मिलजुल कर काम करें, तो हम कहेंगे दिस इज लाइफ प्रोसेस, दिस इज लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फूड को लेना, उससे एनर्जी प्राप्त करना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये सभी प्रोसेस हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी फूड, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट हुई है उसको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट जो हमने फूड खाया, जो हमने फूड के एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल एक जगह इकट्ठा हुआ उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना, दिस इज एक्सक्रीशन। तो दीज ऑल आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। आप सभी मेरे कर्सर को देखेंगे, ये सभी नोट्स हैं जिनके थ्रू आपको इजीली स्टडी आप कर सकते हैं न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस और सभी टॉपिक्स की। जैसे कि पहला हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ये छोटे छोटे कंपाउंड्स में। क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो देखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body is called nutrition. अब आता है न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों होती है। न्यूट्रिशन की हमें जरूरत क्यों होती है? न्यूट्रिशन की हमें जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम जो भी काम करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो इसी फूड से हमें मिलती है जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोसेस है। और इस न्यूट्रिशन के थ्रू हमें जितने भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं, वो मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सभी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सभी इसी के अंदर होते हैं। जिस फूड के अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं, या हम कहेंगे हमारा जो फूड है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देते हैं। जैसे कि हम यदि राइस खाएं या हम व्हीट खाएं या हम कॉर्न्स खाएं या चॉकलेट खाएं तो हम अपने आप को इंस्टेंट एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन खाली यही इनफ नहीं है हमारी फूड के लिए। एनर्जी बहुत जरूरी है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, बट हमारे ब्लड को यदि हमें न्यूट्रिएंट्स देना है, हमारी बोन्स को न्यूट्रिएंट्स देना है, हमारी स्किन में न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, तो हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत होगी। इसके लिए हमें जैसे कि फिश, अनियन, पटाटो, मिल्क, बीटरूट, ये हम बात करें सभी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इन सभी के अंदर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट होता है। प्रोटीन भी 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि केराटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन।
एंड ऐसे ही हमारे पास विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, बी, ई, के, विटामिन सी, मिनरल्स आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये सभी हमें हमारे फूड में कवर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे हम न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं। तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है of intake of source of energy. That means so that we can grow, we can develop and even synthesize protein. It is the process of intake of source of energy. एनर्जी को अपने अंदर लेना, किसके थ्रू? फूड के थ्रू। किस लिए? जिससे हम ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, अपने अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें, या कार्बोहाइड्रेट जो फैट्स हैं इसको अपने अंदर ले सकें, विटामिन एंड मिनरल्स इनको अपने अंदर सेव कर सकें। अब न्यूट्रिशन की हम बात करें तो सभी ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरीका है न्यूट्रिशन लेने का। जैसे कि ये टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म किस मेथड से फूड को ऑब्टेन करता है। Here are two types of mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic mode. First is autotrophic mode. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, auto. Auto means self and troph means nutrition. इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। एंड वी ऑल नो दैट दीज आर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो मोड होता है autotrophic mode and organisms are called autotrophs. Okay beta? Now heterotrophic mode. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हेट्रोस, हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक मोड। और उन ऑर्गेनिजम्स को हीटरोट्रॉप्स। उसके अंदर आते हैं सभी एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सभी इसी के अंदर आते हैं। अब यदि हम बात करें व्हाट आर हीटरोट्रॉप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉप्स आर देयर? तो 3 टाइप्स के होते हैं हीटरोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। नाम से ही पता चल रहा है हर्ब, जो ओनली सिर्फ हर्ब खाते हैं, जो ओनली सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है कार्निवोर। कार्नवर्ड, कार्नवर्ड मीन्स जो एनिमल्स खाते हैं, जो मीट खाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ मीट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, स्नेक, फ्रॉग एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड आता है हमारा कैटेगरी ओमनीवोर। ओमनी, ओमनी मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओनली वेजीज खाते हैं, वी आर कॉल्ड देम वेजिटेरियन। एंड ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे होते हैं जो मीट भी खाते हैं, तो उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। तो ओमनीवोर्स के अंदर ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होगा। क्रो, डॉग, ये सभी ओमनीवोर के एग्जाम्पल हैं।
इसके बाद जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये बात आपको कि ऑटोट्रॉपिक्स या ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इसके थ्रू समझाऊंगी। देखिए, CO2 plus water give us to sugar plus oxygen in presence of sunlight and chlorophyll. ये दोनों बहुत जरूरी है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये एक बैलेंस इक्वेशन है, आपको ऐसे ही लिखनी है। बहुत सी बुक्स में खाली CO2 प्लस H2O गिव अस टू शुगर प्लस O2 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगी। हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है, ठीक है? कभी भी बिना बैलेंस के नहीं लिखना है आपको। तो हमको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो फूड फॉर्मेशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो वाटर को वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि वाटर को यदि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सनलाइट को इजीली ट्रैप करना आसान नहीं है। अब वाटर तो हमारे सभी घरों में है, यदि हम उसको सन की प्रेजेंस में बाहर धूप में रख दें तो वो इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को इतना ट्रैप कर लेता है, इतना एब्जॉर्व कर लेता है, इतना फास्ट एब्जॉर्ब, इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कि जो वाटर है वो हमारा ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अभी जो हाइड्रोजन हमें वाटर से मिला है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस दैट मीन्स रिडक्शन कर देता है। ये भी हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। क्या होता है रिडक्शन? दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमें हाइड्रोजन वाटर से मिला है, तो हमने इसे शुगर फॉर्म कर ली है और साथ में ऑक्सीजन का हमने रिलीज आउट किया है। इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिलेंगे, लेकिन ऑल आर करेक्ट, नो वन इज रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, तो हमने जाना क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमने सनलाइट तो ऑब्जर्व कर ली थ्रू द क्लोरोफिल, बट CO2 एंड वाटर कैसे ऑब्जर्व होता है? देखें जरा थोड़ा सा किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे हम। CO2 ऑब्जर्व होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। Stomata are the pores on the leaves that help in exchange of gases. गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये तो सिर्फ एक ही स्टोमेटा है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से CO2 एब्जॉर्ब होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, लीव्स में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। CO2 एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जब ये लीव्स के अंदर जाती है
तो स्टोमेटा के थ्रू the carbon dioxide gas enter into the leaves of the plant through the stomata present on the surface of the leaves. Stomata के थ्रू CO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट लीव्स के अंदर चली जाती है, मूव करती है। ठीक है, जितने भी स्टोमेटल पोर्स हैं ये सभी गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड है। अभी एक बार इसके डायग्राम को समझते हैं हम। ये एक हमारा स्टोमेटा है, इसमें जो पिंक कलर है ये न्यूक्लियस होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट, एंड ये वैक्यूल, वैक्यूल आप सभी को पता है, प्लांट सेल में 9th क्लास में हमने पढ़ा है। वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड, ये गार्ड सेल होती है, सबसे बाहर जो होती है सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये ओपनिंग होना, इसकी क्लोजिंग होना, बंद होना, इसका खुलना, ये सारा गार्ड सेल पर कंट्रोल होता है। तो जब भी गार्ड सेल के अंदर वाटर फ्लो होता है, स्टोमेटा के अंदर जब भी पानी जाता है तो वो फूल जाता है। देखो, लुक एट द सेकंड इमेज, आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये कर्व बन जाता है और इसके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब वाटर को हमें निकालना होता है, रिलीज करना होता है, तो ये श्रिंक हो जाता है। इट इज द फर्स्ट फिगर, स्ट्रेट हो जाता है, जो उसका स्टोमेटा है वो क्लोज पोजीशन में आ जाता है, गार्ड सेल लूज कर देते हैं सारा वाटर, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आता है वाटर कैसे फोटोसिंथेसिस में हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम प्लांट्स को पानी देते हैं, रूट्स में जाता है, तो रूट्स के थ्रू पानी ऊपर के पूरे हिस्से में पहुंचाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस भी हमने 9th में स्टडी किया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस of moving of water molecules from higher concentration to lower concentration। जब भी हायर कंसंट्रेशन से पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो प्रोसेस हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसा कि आप अभी देखोगे रूट्स के अंदर जो है पानी प्रेजेंट है, अब ऊपर अभी पानी प्रेजेंट नहीं है, इट्स मींस रूट्स में पानी की हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई से लो की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, तो अब पानी नीचे से ऊपर पहुंच गया, लेकिन इस जाइलम वेसल होता है, जाइलम टिश्यू होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कराने में सभी जगह जगह हेल्प करता है। ये भी हमने 9th में डिटेल में स्टडी करी थी कि 2 टाइप के वेसल्स होते हैं, 2 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं जो फूड, मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि 2 तरह की, जाइलम एंड फिलोम। यदि आपको याद नहीं है तो मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। फिलोम, फ, जो फिलोम है ये फूड को ट्रांसफर करता है, फूड बनता है लीव्स में, तो लीव से ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ठीक है, रूट्स में भी पहुंचाता है फूड और ऊपर ब्रांचेस में भी पहुंचाता है, स्टेम में भी पहुंचाता है, सभी जगह फिलोम के थ्रू फूड ट्रांसफर होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी फिलोम के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। जाइलम, जाइलम नाम थोड़ा समझेंगे और थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करेंगे। जाइलम, जालिम, इतना जालिम है, ये सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट कर पाता है। तो ये वाटर, ऑब्वियसली वाटर रूट्स के पास ही है, वाटर रूट से अपर पार्ट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस पहुंचता है। ठीक है, अब प्लांट्स को वाटर मिल गया, फूड लीव्स बना रही हैं,
लेकिन और जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रूट से ही सप्लाई होते हैं। ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये सभी बहुत जरूरी हैं उसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट used by the plant to make protein and other compound। अब आता है फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, वो प्लेस कहाँ है, क्या है जिस पर खाना बनाया जाता है। The site of photosynthesis in a cell of a leaf is chloroplast। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में वो साइट है, वो प्लेस है जहां पर फूड बनता है, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एज ए सेल की फॉर्म में, और ये कंटेन करता है क्लोरोफिल। ओके, तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्प्लिट करता है। जो हाइड्रोजन हमें मिला है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, शुगर फॉर्म करता है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये हमारे फाइनल स्टेप्स हैं। तो हम एक बार फिर से देखेंगे। फाइनली द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एज absorption of light by chlorophyll, conversion of light into chemical energy। सबसे पहले लाइट का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होना। सेकंड, लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड फॉर्म करना है, उसे फूड फॉर्म करना है। अब जो केमिकल एनर्जी गेन हुई है वो वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करेगी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फाइनली, reduction of carbon dioxide into carbohydrate or glucose or starch or sugar as the name you can learn easily। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। तो these are the final steps of photosynthesis। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।